हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए प्रोजेक्ट वर्कबुक विषय विज्ञान की लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं की है और आपको किस प्रकार प्रोजेक्ट कार्य करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य कैसे करना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट करना है। देखिए, इसका प्रायोजना 1 देखेंगे हम। क्या देखेंगे यहाँ पे? प्रायोजना 1। प्रायोजना 1 में क्या दिया है? उद्देश्य दिया हुआ है। उद्देश्य में क्या दिया है? अपने आसपास का अवलोकन कर निम्नानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने आसपास का आकलन करना है, अवलोकन करना है और जो नीचे प्रश्न दिए इनके आपको उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न क्या दिया है? आपको किन किन खेलों में रुचि है? कोई 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण या तो सहायता कर रहा है अथवा विरोध कर रहा है, लिखिए। फिर सेकंड नंबर क्या कह रहा है? घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। थर्ड नंबर दिया है, किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होगा और क्यों। नंबर 4, कल्पना कीजिए कि घर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। ऐसी 10 परिस्थितियों की सूची बनाइए। और नंबर 5, ऐसे 5 कार्य लिखिए जहां घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य हैं। इसके बाद ये ए नंबर हुआ। बी नंबर में क्या करने को कहा है? देखिए, किसी ऐसी दुकान पर जाइए जहां खेलों के जूते मिलते हैं। विभिन्न खेलों के जूतों की तलियां का परीक्षण कीजिए। जैसे नंबर 1, क्या खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान हैं। नंबर 2, खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों बनाए जाते हैं। नंबर 3, खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में क्या समानता है और क्यों। नंबर 4 देखिए, यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो क्या होगा। नंबर 5, क्या घर्षण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने और घटाने के 5 उदाहरण लिखिए। इस प्रकार से ये आपका क्या था? उद्देश्य था। उद्देश्य को ए और बी भाग में बताया। ए के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के आधार पर उत्तर बनाना है। बी के भी आपके 5 प्रश्न दिए, इन प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। तो चलिए हम प्रस्तुतिकरण में देखते हैं किस प्रकार से करना है। प्रस्तुतिकरण देखिए, इसकी प्रस्तुतिकरण में दैनिक जीवन में हमारे द्वारा एवं हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित या संपन्न होती हैं, जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो 2 पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस उत्पन्न बल को घर्षण कहते हैं। यह बल दोनों वस्तुओं के पृष्ठ पर कार्य करता है। घर्षण एक आवश्यक बुराई है, अर्थात यह हमारे लिए हानिकारक भी है और साथ ही अति आवश्यक अर्थात लाभदायक भी है। कुछ खेलों में घर्षण सहायक होता है, जो कुछ में यह विरोध भी करता है। हमारे दैनिक जीवन में भी विभिन्न क्रियाएं घर्षण कारण सुगमता से संपन्न होती है तथा कुछ में रुकावट भी आती है। चलिए देखते हैं ए नंबर के जो प्रश्न थे उनमें पहला प्रश्न था क्या था? हमने अपने आसपास की विभिन्न, ए नंबर क्या कह रहा है? हमने अपने आसपास की विभिन्न घटनाओं एवं क्रियाकलापों का अवलोकन किया तथा उनके निष्कर्ष के आधार पर ही विभिन्न प्रश्नों के उत्तर निम्न प्रकार है। नंबर 1, हमको निम्न खेलों में रुचि है। प्रश्न किया था कि आपको किन खेलों में रुचि है। देखिए यहाँ पे हमें किन खेलों में रुचि है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, कैरम, टेबल टेनिस, रस्साकसी, विभिन्न प्रकार की दौड़ें और कूद आदि खेलों में हमें रुचि है। उसके बाद आपको प्रश्न था 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण सहायता कर रहा है। तो देखिए, नंबर 1, विभिन्न प्रकार की दौड़ें, रस्साकसी, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, ये 5 प्रकार के खेल हैं जिनमें घर्षण सहायता करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण विरोध करता है। अब इसमें क्या कर रहा है? घर्षण विरोध करता है, उसके बारे में बताना है आपको। तो देखिए किस किस में घर्षण विरोध करता है। नंबर 1, तैरना, नौका चालन, कैरम, पतंग उड़ाना, साइकिल चलाना। इन 5 खेलों के नाम बताए जिसमें घर्षण विरोध करता है। फिर सेकंड नंबर का प्रश्न क्या था? घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, घर्षण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? ए नंबर, सतह की प्रकृति, बी नंबर, वस्तु का भार, सी नंबर, संपर्क क्षेत्र का क्षेत्रफल। फिर इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरे प्रश्न में क्या कहा था? तीसरा नंबर आ जाएगा, किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़। ये प्रश्न था ना, कुल्हड़ में से कुल्हड़ को पकड़ना आसान होगा क्योंकि कुल्हड़ का पृष्ठ गिलास के पृष्ठ से अधिक रुक्ष यानी खुरदरा होने के कारण अधिक घर्षण पैदा करता है, इससे पकड़ मजबूत हो जाती है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखिए, जो ऊपर हमने आपको बताए थे। यदि अचानक घर्षण समाप्त हो जाए तो जीवन निम्न परिस्थितियों में प्रभावित होता है। यदि घर्षण समाप्त हो जाता है तो जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रभावित होता है। नंबर 1, हम चल नहीं पाएंगे। यदि घर्षण समाप्त हो जाएगा तो हम क्या होगा? चल नहीं पाएंगे। नंबर 2, हम दीवार में कील नहीं ठोक पाएंगे। नंबर 3, हम वाहनों को ब्रेक लगाकर रोक नहीं पाएंगे। नंबर 4, हम भोजन को चबा नहीं पाएंगे, इससे पाचन क्रिया प्रभावित होगी। नंबर 5, हम कुछ भी लिख नहीं पाएंगे तथा शिक्षक भी श्यामपट्ट पर कुछ नहीं लिख पाएंगे। नंबर 6, माचिस की तीली या लाइटर नहीं जला पाएंगे। नंबर 7, बहुत से खेलों को जिनमें घर्षण सहायता करता है उन्हें खेल नहीं पाएंगे। नंबर 8 रहा, वाहनों में टकराने की घटनाएं बढ़ जाएंगी। धागे या किसी रस्सी में गांठ नहीं बांध पाएंगे। उसके बाद नंबर 10, भवन निर्माण करना मुश्किल हो जाएगा।
इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 जो दिया था ऊपर हमने आपको बताया था, ए नंबर का प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। इसका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या है? 5 कार्य जहाँ घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। देखिए वो 5 कार्य कौन से हैं आपको बता रहे हैं, चलिए। नंबर 1, चलने या दौड़ने की क्रिया में घर्षण अनिवार्य है। नंबर 2, विभिन्न खेलों में घर्षण आवश्यक है। चलते वाहनों को ब्रेक लगाकर रोकने के लिए घर्षण अनिवार्य है। आग जलाने के लिए घर्षण अनिवार्य है। भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों में भी घर्षण अनिवार्य है। इसके बाद जो आपका ए नंबर के बाद बी नंबर का प्रश्न था, उसके भी 5 प्रश्न आपको बताने को बताया गया है। यहाँ पर चलिए उनके उत्तर देखते हैं। हम एक जूते की दुकान पर गए, वहाँ रखे जूतों की तलियों की बनावट का अध्ययन किया। इसमें साधारण चलने में प्रयुक्त जूते तथा विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त होने वाले जूते भी थे। नंबर 1 प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ पे। ये प्रश्न कहाँ है आपका? ऊपर हम उद्देश्य में आपको बता चुके हैं। खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान नहीं होते। जो खेलने वाले जूते होते हैं वह सामान्य जूतों के समान नहीं होते। खेलों में पहनने वाले जूतों की तली सामान्य जूतों की तली से अधिक खुरदरी तथा खांचेदार है। कुछ खेलों में के जूतों की तली में कीलें लगी हुई हैं। इस प्रकार प्रश्न 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसी का प्रश्न 2 का उत्तर देखिए। खिलाड़ियों के जूते कीलदार बनाए जाते हैं। इसका प्रश्न हमने आपको जो बी नंबर के प्रश्न क्रमांक 2 है उद्देश्य में ही पहले बता चुके हैं। उसमें प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, खिलाड़ियों के जूते कीलदार बनाए जाते हैं क्योंकि इससे उनको पर्याप्त घर्षण बल मिल जाता है। कीलें पर्याप्त घर्षण बल उपलब्ध कराने में सहयोग करती हैं। इससे खिलाड़ियों की भूमि पर अच्छी पकड़ बनी रहती है। फिर तीसरा नंबर देखिए, खिलाड़ियों के जूते तथा बड़े वाहनों के टायरों में समानता यह है कि, क्या समानता है? देखिए यहाँ पे, देखिए इसकी समानता यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। दोनों की तली अधिक खांचेदार होती हैं जिससे उनकी फर्श पर एवं सड़क पर पकड़ अच्छी बनी रहती है। इससे उनके चलते समय उनकी सुरक्षा बनी रहती है। ये आपको यहाँ जूतों के प्रकार भी दिखा दिया गया, विभिन्न खेलों के जूते एवं उनके तलवे की प्रकृति। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 देखिए। इसका प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप। यदि सड़क एवं वाहनों के टायरों के बीच घर्षण नहीं होगा तो उनको चलाना अति कठिन तथा असुरक्षित होगा क्योंकि वाहनों की सड़क से पकड़ कम हो जाएगी। इसी प्रकार उसका 5वां प्रश्न है, हाँ घर्षण को बढ़ाया जा या घटाया जा सकता है। देखिए कैसे? दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने के उदाहरण, बढ़ाने के कौन कौन से उदाहरण है बता दे रहे हैं आपको। नंबर 1, खिलाड़ियों के जूते की तली खांचेदार तथा कील लगी हुई होती है। नंबर 2, ट्रकों आदि भारी वाहनों के टायर अधिक खांचेदार बनाए जाते हैं। नंबर 3, वाहनों को रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। नंबर 4, हमारे सामान्य जूतों की तली खांचेदार बनाई जाती हैं। नंबर 5, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं जिससे घर्षण बढ़ने से अच्छी पकड़ बन जाती है। ये क्या हो गए? दैनिक जीवन घर्षण बढ़ाने के उदाहरण। अब घटाने के उदाहरण क्या होगा? देखिए यहाँ पे इसका पहला उदाहरण क्या है? कैरम बोर्ड पर चिकना टेलकम पाउडर छिड़ककर घर्षण कम किया जाता है। नंबर 2, दरवाजों के कब्जों मशीनरी के पुर्जों में तेल डाला जाता है। नंबर 3, बिजली के पंखों आदि घूमने वाले उपकरणों में बाल रिंगों का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, अटैची सूटकेस आदि में रोलरों का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, वाहनों आदि में पहियों का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है। इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आता है आपका। चलिए देखते हैं हम अगला आपका यहाँ से। इसके पहले हमने यहाँ पे आपको क्या बताए थे? प्रायोजना कार्य 1 कंप्लीट हुआ था। अब आपका प्रायोजना कार्य 2 आता है। प्रायोजना कार्य 2 में क्या दिया है? इसका ए नंबर देखिए। इसका ए नंबर का प्रश्न क्या है? किसी खेत पौधशाला क्या होती है? नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए। आपको क्या कह रहा है? किसी खेत या पौधशाला का अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करना है? नंबर 1, बीज चयन का तरीका एवं महत्व। नंबर 2, सिंचाई की विधियाँ। नंबर 3, अधिक शीत अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा के मौसम का पौधों पर प्रभाव। नंबर 4, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद। और नंबर 5, व्यावसायिक उपयोग। तो इस प्रकार से ये ए नंबर क्वेश्चन जो था उसके 5 पॉइंटों का आपको उद्देश्य, इसके जो उद्देश्य हैं उनके उत्तर बताना है आपको। फिर बी नंबर का प्रश्न क्या है? बी नंबर का प्रश्न हम देखिए। बी नंबर दिया, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए। प्रश्न क्या है? कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग लिखिए। नंबर 2, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 क्या है? कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में क्यों उगाया जाता है? नंबर 4, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? और नंबर 5, फसलों के कटाई की विधियां लिखिए। इस प्रकार से आपके जो उद्देश्य में ए और बी के जो ए नंबर के 5 प्रश्न हैं और बी के भी कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न। चलिए हम इनका प्रस्तुतिकरण कैसे देंगे, कैसे लिखना है? तो प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आपको बताना है, भोजन जीवन का एक अत्यावश्यक अंग है।
जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भोजन के उत्पादन के लिए कृषि कार्य ही एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। कृषि कार्य की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एक पौधशाला नर्सरी का भ्रमण किया तथा निम्न जानकारियाँ एकत्र की है। चलिए कौन कौन सी जानकारी एकत्र की है। सबसे देखो ए नंबर का प्रश्न का पहला उत्तर देखिए, बीजों का चयन का तरीका, जो बीज है उनका चयन का तरीका क्या है, तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं। बीजों को पानी भरे हुए एक पात्र में डालकर कुछ समय इंतजार किया तथा देखा कि कुछ बीज पानी की सतह में तैर रहे हैं तथा बाकी बीज नीचे पात्र की तली में बैठ गए। तैरने वाले बीज खोखले तथा खराब है तथा नीचे बैठे बीज सही और स्वस्थ हैं। नीचे बैठे हुए बीजों का चयन फसल उगाने के लिए कर लिया जाता है। बीजों का चयन का महत्व क्या है, देखिए इसमें बीजों के चयन से थोथे खोखले तथा अनुपयोगी बीजों को अलग कर दिया जाता है तथा अच्छे स्वस्थ बीजों का चयन कर लिया जाता है। ये चयनित बीज अच्छी पैदावार करते हैं। इसके बाद नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में क्या दिया है आपका, नंबर 2 में दिया था सिंचाई की विधियाँ। प्रश्न नंबर 2 क्या था, सिंचाई की विधियाँ। चलिए देखते हैं सिंचाई की विधियाँ। एक हमने यहाँ पे कॉलम बना दिए, एक सारणी बनी है, उसमें विधि का नाम, विधि का वर्णन और विधि का चित्र। तो आप एक के नीचे एक लिख सकते हैं, जैसे मोठ, घिरनी या चरस। इस विधि में एक चमड़े का बड़ा बेग होता है जो रस्से के एक सिरे से लटका रहता है और कुएं में डूबकर पानी भरकर ऊपर लाता है। रस्से के दूसरे सिरे को बैल की घिरनी की सहायता से खींचते हैं। तो इस प्रकार से ये मोट के आप चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुआं है, यहाँ पे मोट है, ये रस्सी बंधी हुई है, रस्सी से बैल खींच रहा है और वह व्यक्ति पानी चला रहा है। फिर दूसरी सिंचाई की विधि, पहली विधि होगी कौन सी विधि है, परंपरागत विधि है, पुरानी विधियाँ थी, अब तो मोटर आ गई। फिर देखिए दूसरी विधि में क्या दिया है, नंबर 2 चैन पंप। इसमें एक चैन के द्वारा पानी ऊपर खींचा जाता है, ये देखिए ये, और उसका चित्र इस प्रकार चस्पा कर देंगे। नंबर 3 तीसरी विधि क्या है, देखिए यहाँ पे ढेकली। इसमें एक लंबे लट्ठे के एक सिरे पर बाल्टी लटकी रहती है तथा दूसरे सिरे पर एक भार लटका होता है। इस लट्ठा एक तराजू की डंडी की तरह एक धुरी पर ऊपर नीचे घूमता है। इसके द्वारा हम गहरे कुएं से पानी खींच सकते हैं। ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको। तो ढेकली का चित्र हो गया, उसके बारे में बता दिए और विधि का नाम बताए। रहट, ये अगली है रहट। तो रहट भी उत्तोलक तंत्र है। इसमें एक पहिए पर बाल्टियों की एक श्रृंखला घूमती है जो नीचे से पानी खींचकर ऊपर लाती है। इसे बैल कोल्हू की तरह घुमाता है। ये चित्र दिखिए, दिख रहा है आपको, ये रहट का चित्र हो गया। इस प्रकार से ये आपकी विधियाँ बताए, कौन सी पारंपरिक जो पुरानी विधियाँ थी। उपरोक्त विधियाँ सस्ती तो होती हैं क्योंकि इसमें मजदूर या मवेशी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये कम दक्ष होती है। आजकल ट्यूबवेल का उपयोग होता है जिसका संचालन डीजल इंजन, बायोगैस, विद्युत या सौर ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, इसके पहले जो सिंचाई की परंपरागत विधियाँ बताए थे, अब सिंचाई की कौन सी विधियाँ बता रहे हैं, आधुनिक विधियाँ। पहली विधि क्या है, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में मिलता है। इसमें घूमने वाले नोजल से पानी का छिड़काव वर्षा की तरह किया जाता है। तो ये हो गई आपकी छिड़काव तंत्र विधि। इसके बाद अगला, उसके चित्र भी हो गया, उसका वर्णन भी हो गया। अगली विधि क्या है आपकी, ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र में इस विधि में जल पौधों को सीधे बूंद बूंद करके मिलता है। इससे जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। तो ये देखिए ड्रिप तंत्र का चित्र हो गया, जो ड्रिप तंत्र विधि है, आधुनिक विधि जल छिड़काव की, पानी की। अब इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अधिक शीत, अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा के मौसम का पौधों पर प्रभाव बताइए। तो अधिक शीत के मौसम में अधिकतर पौधे मर जाते हैं। केवल वे पौधे ही जीवित रहते हैं जो शीत प्रदेशों में फूलते हैं। अधिक गर्मी में भी अधिकतर पौधे सूख जाते हैं तथा वे ही पौधे जिंदा रहते हैं जो रेगिस्तान आदि में पैदा होते हैं। अधिक वर्षा में जलीय पौधे जिंदा रहते हैं, से सब सड़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद। तो देखिए उर्वरक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, एनपीके में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से गेहूं, धान, मक्का आदि फसलों का उत्पादन तो अच्छा होता है, लेकिन खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। नंबर 2 खाद। इसका निर्माण, देखिए यहाँ पे खाद के बारे में बताएंगे आपको। इसका निर्माण जैव अपशिष्टों जैसे मल, मूत्र, गोबर तथा पेड़ पौधों के अपशिष्ट जैसे पत्तियाँ आदि के सड़ने से होता है। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं तथा इससे खेतों के जल अवशोषण की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके प्रयोग से खेतों को सभी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। इसका नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न था,
क्या है, व्यावसायिक उपयोग। कृषि उत्पादों में से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद बचे हुए उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बाजार में बेचकर धन एकत्रित किया जा सकता है। कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या, बी नंबर का प्रश्न आपका, अभी ए नंबर के 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। बी नंबर का प्रश्न है आपका क्या है, कृषि में क्या, बी नंबर का प्रश्न, कृषि में उपयोग आने वाले मशीनें। देखो मशीनों के नाम, कृषि में उपयोग आने वाली मशीनों के चित्र, मशीनों के विवरण एवं उपयोग। देखिए मशीनों का नाम पहला हो गया हल। ये देखिए हल का चित्र किस प्रकार होता है, सभी के घरों में होंगे, तो इस प्रकार से हल होता है। मशीनों के विवरण का उपयोग, इसका उपयोग प्राचीन काल में खेत की जुताई करने, खरपतवार निकालने में होता है। यह पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसमें शाफ्ट तथा फॉल लगा होता है। इसके बाद एक कुदाली, ये कुदाली है, देखिए इसका चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए होता है। यह पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसमें एक हैंडल, एक मुड़ी हुई प्लेट एवं छड़ लगी होती है। 2 नंबर हो गया। तीसरे नंबर में कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर के द्वारा, इसका उपयोग ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने में होता है। इससे समय एवं श्रम की बचत होती है। ये कल्टीवेटर हो गया। इसके बाद ये आपका कीप, जो फनल यह है, देखिए इसका चित्र बना हुआ है। कीप और फनल का बीज की बुआई का यह परंपरागत औजार है जो कीप के आकार का होता है। इसे हल के साथ बांधकर इसके साथ बीज बोते हैं। फिर शेड्रिल, ये शेड्रिल हो गई। बीज बुआई में प्रयुक्त यह आधुनिक यंत्र ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी एवं गहराई में बोया जाता है। तो इस प्रकार से शेड्रिल हो गया, उसका चित्र हो गया, उसका विवरण हो गया। इसके बाद इसका सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, उसका उत्तर बताएंगे हम। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की विधि। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र का उपयोग करते हैं। इस विधि से जल सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह एक सर्वोत्तम उपाय है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए यह विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। चित्र में देख सकते हैं, ऊपर चित्र में बताएं। इसका तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए। कुछ पौधों को हम खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में उगाते हैं, क्योंकि कुछ बीज सीधे खेत में उगाने से अच्छी फसल या पैदावार नहीं दे सकते। उनकी पौधशाला में पौध तैयार की जाती है, फिर उनको खेतों में रोपित कर दिया जाता है। इससे अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो स्थान परिवर्तन करने पर अच्छी तरह फलते फूलते हैं। इस प्रक्रिया से बीजों की भी बचत होती है। कुछ पौधे जैसे धान की पौध जल से भरे खेतों में रोपित की जाती है। उन खेतों में धान के बीज नहीं उग सकते। कुछ जलीय पौधों की पहले पौधशाला में पौध तैयार की जाती है, फिर उन्हें जलाशय में डाल दिया जाता है। इसके बाद चौथा नंबर देखिए। कुछ पौधे फसल के प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं, फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये पौधे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और अपने पोषण के लिए फसल के पौधों के भोजन को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। उनकी हवा, पानी तथा प्रकाश को भी रोकते हैं। इस प्रकार उनको ठीक प्रकार से विकसित नहीं होने देते। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका 5वां प्रश्न है, फसलों की कटाई की विधियाँ। तो फसल पकने पर या तैयार होने पर उसकी कटाई की जाती है। इसकी अनेक विधियाँ हैं। नंबर 1, पौधों को उखाड़कर। कुछ पौधों को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, जैसे मूली, शलजम। दराती वाला काटकर, यह एक लोहे का बना किनारे वाला पैना औजार है, जिसे इसको हसिया भी कहा जाता है। इसके द्वारा ही पौधों को धरातल के पास से काट लेते हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया है। फिर उसके बाद आपके पास तीसरा नंबर देखिए, हार्वेस्टर द्वारा कटाई। यह एक मशीन होती है जो प्राय ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है। इसके द्वारा भी फसल की कटाई की जाती है, तो समय एवं श्रम की दोनों की बचत होती है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ प्रायोजन कार्य 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रायोजन कार्य 3 आता है। प्रायोजन कार्य 3 में क्या है, उद्देश्य देखिए। डोरी तथा कागज गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार करिए। इसका एक सिरा अपने मित्र को कान पर लगाने के लिए कहें तथा दूसरा सिरा अपने मुँह के समीप लाइए तथा बोलिए। अपने प्रेक्षण लिखिए। जब आप ये प्रेक्षण करेंगे तो आपको प्रेक्षण में क्या लिखना है, क्या आपकी आवाज़ आपका दोस्त सुन पाता है। नंबर 2, क्या ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती हैं। नंबर 3, क्या ध्वनि का संचालन ठोस, द्रव तथा गैसों सभी में हो सकता है। नंबर 4, यदि आप एक बंद कार में हैं तो क्या बाहर से आपके दोस्त की आवाज़ आप तक आएगी, कारण लिखिए। और नंबर 5, नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों के सामने उनके कंपायमान भाग लिखिए। तो ये जो वाद्य यंत्र दिए देखो 5 में, वीणा, तबला, बांसुरी, सितार, ढोलक, इन ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान भाग लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका, अब इसका हम जो प्रस्तुतिकरण है वो देखते हैं क्या है। बी नंबर का प्रश्न है। पहले बी नंबर का प्रश्न को देखेंगे हम। अभी ए नंबर का प्रश्न था,
अब देखिए यहाँ पे बी नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसे भी देख लेते हैं, फिर उनके साथ प्रस्तुतिकरण में उत्तर बताएंगे। नंबर 1, वातावरण में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों की सूची बनाइए। नंबर 2, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। नंबर 3, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। नंबर 5, महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज़ मोटी क्यों होती है। तो ये बी नंबर के प्रश्न को अब हम ए नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुतिकरण हमारी कहाँ से होगी, ए नंबर की। देखिए ए नंबर में क्या दिया प्रस्तुतिकरण में, हमने 2 कागज के गिलास लिए, उनकी तली में एक छोटा सा छेद या सुराख कर दिया, एक डोरी लेकर उसका एक सिरा एक गिलास में नीचे से अंदर की ओर छेद द्वारा प्रवेश करा दिया तथा सिरे पर एक गांठ लगा दी या तीली का एक छोटा टुकड़ा बांध दिया जिससे खींचने पर धागा बाहर ना निकले। इसी प्रकार डोरी का दूसरा सिरा दूसरे गिलास में लगा दिया। इस प्रकार एक टेलीफोन खिलौना बनकर तैयार हो गया। इस टेलीफोन खिलौने का एक सिरा हमने अपने मित्र को देकर उसे कान पर लगाने को कहा तथा दूसरा सिरा हमने अपने मुंह के पास रखा और हम एक दूसरे से दूर दूर इस प्रकार खड़े हो गए कि डोरी सीधी तन गई। अब हमने बोलना प्रारंभ किया और मित्र से प्रेक्षण लेने के लिए कहा। देखिए इस प्रकार से आप इसका चित्र बना सकते हैं। और प्रेक्षण में देखिए, प्रेक्षण में पहला प्रश्न था, हमारे मित्र को हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। पहला प्रश्न था ए नंबर का। दूसरा, जब हम धीरे बोलते तो आवाज़ धीमी सुनाई देती थी तथा तेज आवाज़ से बोलने पर आवाज़ तेज सुनाई दे रही थी। जब डोरी ठीक से तनी होती तब ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती, लेकिन ढीली होने पर कुछ कम स्पष्ट होती। प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, चलिए। नंबर 1, हाँ हमारी आवाज़ हमारे दोस्त को ठीक से सुन पाता है। जो प्रश्न दिए थे हमने ऊपर, उसका उत्तर है पहले का, हाँ हमारी आवाज़ हमारा दोस्त ठीक से सुन पाता है। दूसरे का उत्तर, हाँ ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती हैं। यह बात उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट हो गई। तीसरा, हाँ ध्वनि संचरण ठोस द्रव गैसों में हो सकता है। ठोस में ध्वनि का संचरण हम ऊपर देख चुके हैं। वायु में भी ध्वनि का संचरण होता है, तभी तो हम एक दूसरे की बातों को सुन सकते हैं। तथा जल में भी गोताखोर एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं। फिर चौथा नंबर का, यदि हम एक बंद कार में हैं तो हम बाहर से अपने दोस्त की आवाज़ ठीक से नहीं सुन पाते, अतः बाहर से हमारे दोस्त की आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। इसके बाद पाँचवा नंबर था, जो आपको क्या कहा था, जो वाद्य यंत्र है उनके कंपायमान भाग बताइए। तो वीणा का कंपायमान भाग क्या हो गया, तानित तार या डोरी। तबला का तानित झिल्ली। बांसुरी का छिद्रों से निकलने वाली वायु। सितार का तानित तार और ढोलक का तानित झिल्ली। इस प्रकार से पाँचों ए नंबर के प्रश्न जो था उसके पाँचों के उत्तर आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका बी नंबर का प्रश्न जो है, बी नंबर के प्रश्न का उत्तर बताएंगे आपको। यहाँ पे हम बी नंबर में पहला प्रश्न, वातावरण में ध्वनि प्रदूषण करने वाले स्रोत कौन कौन से बता दे रहे हैं। जो वातावरण है इसमें, नंबर 1, वाहनों के हॉर्न एवं इंजन से उत्पन्न ध्वनियाँ। नंबर बी, कल कारखानों की मशीनों से उत्पन्न ध्वनियाँ। नंबर सी, निर्माण स्थलों एवं तोड़फोड़ से उत्पन्न ध्वनियाँ। नंबर डी, टीवी, रेडियो, लाउडस्पीकरों आदि के उच्च आवाज़ से बजने से उत्पन्न ध्वनियाँ। और ई, फटाकों से फटने या अन्य स्फोटों से उत्पन्न ध्वनियाँ। एफ, कूलर, वातानुकूलित एवं मिक्सी ग्राइंडर आदि घरेलू उपकरणों से उत्पन्न ध्वनियाँ। ध्वनि प्रदूषण से हानियाँ क्या क्या हानियाँ होंगी ये बताना। सेकंड नंबर का उत्तर देखिए, ए नंबर, ध्वनि प्रदूषण से अनेक स्वास्थ्य संबंधी विकार या समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, तनाव, चिंता आदि। बी नंबर, व्यक्तियों के सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो सकती है, अर्थात हम बहरे भी हो सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखिए, शोर तथा संगीत में अंतर पूछा था। शोर हमको कष्ट पहुंचाता है, संगीत हमको सुख पहुंचाता है। शोर हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, संगीत हमको अच्छा लगता है। इस प्रकार आपका तीसरे नंबर का प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखिए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास। देखिए ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हम निम्न प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1, स्वचालित वाहनों के हॉर्न का कम से कम उपयोग। नंबर 2, रेडियो एवं टेलीविज़न को कम आवाज़ पर चलाएंगे। नंबर सी देखिए, शादी समारोह में डीजे का प्रयोग कम से कम करेंगे। नंबर डी, अधिक शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों को नहीं चलाएंगे, अर्थात ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों को कम से कम उपयोग करके उन पर नियंत्रण करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है क्योंकि महिलाओं की ध्वनि आवृत्ति जो तारतम्य है पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इस कारण महिलाओं की आवाज़ अधिक तीखी एवं बारीक होती है, जबकि पुरुषों की आवाज़ आवृत्ति कम होने के कारण अधिक मोटी एवं भारी होती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रायोजन कार्य 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रायोजन कार्य 4 देखिए। प्रायोजन कार्य 4 क्या है, अपने आस पड़ोस का सर्वेक्षण कीजिए और पता लगाइए। प्रश्न है क्या क्या। पहला प्रश्न, आपके आसपास या स्कूल में 12 वर्ष की आयु के कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं। दूसरा, चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता पिता से पता लगाइए उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के क्या क्या कारण है। फिर प्रश्न 3 इसका, किसी नेत्र विशेषज्ञ से पता कीजिए कि दृष्टि क्षमता सही रखने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए।
चौथा प्रश्न देखिए, नेत्र विशेषज्ञ ने नेत्र की देखभाल के बारे में विचार विमर्श कीजिए एवं बताए गए बिंदुओं को लिखिए। नंबर 5, चश्मा लगाने वाले बच्चों के चश्मों में कौन कौन से लेंस लगाए गए और क्यों। और नंबर 6, बुजुर्गों या अधिक उम्र के लोगों के चश्मों में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रायोजन कार्य के जो उद्देश्य के जो 5-6 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको नीचे बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इनके उत्तर। इसका नेक्स्ट प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 7। क्या है प्रश्न नंबर 7? चलिए देखते हैं इसको। पहले 10 बच्चों और 10 बुजुर्गों के चश्मों के दोनों आँखों के पावर की सूची बनाइए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, टीवी एवं मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभावों को अपने से बड़ों से पता लगाकर लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, चाक्षु विकृति युक्त विद्यार्थी से पूछिए कि वे किस प्रकार पढ़ते लिखते हैं एवं वे वस्तुओं, बाधाओं तथा मुद्रा के विभिन्न नोटों को कैसे पहचानते हैं। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, नेत्रदान के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। इस प्रकार जो आपका प्रायोजन कार्य 4 है, उसके आपके यहाँ पे 10 प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग प्रस्तुतिकरण से करते हैं। हमारी प्रस्तुतिकरण क्या है, हमारे लिए नेत्रों का अपना एक अलग ही महत्व है। नेत्रों के बिना तो यह सारा संसार ही अंधकारमय हो जाता है। इनकी सुरक्षा एवं देखभाल अत्यंत आवश्यक है। आजकल नेत्र रोगों से ग्रसित लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इसके लिए हमारा खान पान, जीवन शैली, पर्यावरण उत्तरदायी है। अपने आसपास का सर्वेक्षण करने पर तथा नेत्र विशेषज्ञ से पता करने पर अनेक जानकारियाँ मिली जो निम्नलिखित हैं। चलिए, हमने ऊपर जो प्रश्न बताया था उसका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हमारे आसपास तथा स्कूल में 12 वर्ष की आयु के अनेक बच्चे चश्मा लगाते हैं। प्रायः ये बच्चे आसपास की वस्तुओं को तो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। छात्र अपने क्षेत्रों में विद्यालयों में 12 वर्ष आयु के चश्मे पहनने वाले बच्चों की एक लिस्ट बनाएं। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर, चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता पिता से जब उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के कारण की जानकारी ली तो भिन्न भिन्न कारण सामने आए। नंबर 1, किसी बीमारी के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हुई। नंबर 2, चोट लगने के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हुई। खाने में दूध, हरी सब्जी, फल नहीं खाने के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हुई। नंबर 4, अधिक पास में पुस्तक रखकर पढ़ने के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हुई। नंबर 5, मोबाइल पर अधिक देर तक खेलते रहने के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हुई। और नंबर 6, देर तक एवं बहुत पास से टीवी देखने के कारण दृष्टि क्षीण हुई। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जब नेत्र विशेषज्ञ से दृष्टि क्षमता सही रखने के लिए भोजन में क्या क्या खाना चाहिए यह जानकारी ली तो उन्होंने बताया, हमें भोजन में विटामिन ए युक्त खाद्य सामग्री को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां तथा कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अंडे, दूध, पनीर, मक्खन, फल में जैसे आम, पपीता भी विटामिन ए से भरपूर हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, नेत्र विशेषज्ञ से नेत्र की देखभाल के बारे में विचार विमर्श किया तो उनके बताए गए बिंदु निम्नलिखित है। नंबर 1, नेत्रों के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव का अनुभव करता है तथा सिर दर्द भी हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीक्ष्ण प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना की क्षति पहुंचाता है, इससे बचना चाहिए। नंबर 2, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को भी कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। नंबर 3, अपने नेत्रों को कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल या कण गिर जाता है तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार ना हो तो नेत्र चिकित्सक को दिखाना चाहिए। इस प्रकार से ये प्रश्न के आगे देखिए, वस्तुओं बाधाओं को ये स्पर्श के द्वारा पहचानते हैं मुद्रा की मोटी नोटों को। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न यहाँ पे था, उस प्रश्न एक मिनट, यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 4 था। इसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 10 आ गया है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसमें। अब हम यहाँ पे प्रश्न नंबर कौन से पे आएंगे, 4 के बाद 5वां प्रश्न। तो अभी 4 प्रश्न के ही उत्तर चल रहे थे हमारे। चौथा नंबर पठन सामग्री देखिए, चौथा नंबर का क्या है, पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की समान दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को अपने नेत्रों से बहुत पास या बहुत दूर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर 5, विटामिन ए युक्त पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। नंबर 6, नेत्र चिकित्सा द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए तथा समय समय पर नेत्रों की जांच कराते रहना चाहिए। नंबर 5, इसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न है, उसका उत्तर देखिए, चश्मा लगाने वाले अधिकतर बच्चों के चश्मों में उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगाए गए हैं। चश्मा लगाने वाले अधिकतर बच्चों के चश्मों में उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस लगाए गए हैं क्योंकि उनको निकट दृष्टि दोष है। कुछ बच्चों को द्विफोक्सी लेंस लगाए हो सकते हैं क्योंकि उनको पास एवं दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है, बुजुर्गों या अधिक उम्र के लोगों
के चश्मों में द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। नीचे वाला लेंस उपयोग पढ़ने के लिए अर्थात पास की वस्तुओं को देखने के लिए तथा ऊपर वाला लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि वे ना तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं और ना ही दूर की वस्तुओं को। इसके बाद नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखिए, 10 वर्ष के बच्चों एवं 10 वर्ष के बुजुर्गों के दोनों आँखों की पावर, देखो बच्चों की आँखों का पावर, तो यहाँ पे आप उसका आकलन करके डाल देंगे। इसका अगला प्रश्न है, टीवी एवं मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव बड़ों से पता करने पर निम्न बातें आई। आँखों की दृष्टि क्षमता क्षीण हो जाती है। नंबर 2, प्राण, सिर एवं आँखों में दर्द होने लगता है। टीवी एवं मोबाइल से निकलने वाली विकिरणों से आँखें क्षतिग्रस्त हो जा सकती हैं। नंबर 4, मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, चाक्षुष विकृति युक्त विद्यार्थियों से उनके पढ़ने लिखने एवं वस्तुओं की बाधाओं तथा मुद्रा के विभिन्न नोटों को पहचानने के बारे में पूछने पर पता चला कि ये व्यक्ति स्पर्श द्वारा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को की अन्य ज्ञान इंद्रियां अधिक विकसित हो जाती हैं। आजकल अतिरिक्त संसाधन इनकी क्षमताओं को अधिक विकसित एवं सक्षम बना देते हैं। पढ़ने लिखने में ये ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, नेत्रदान के विषय में एकत्रित जानकारियाँ क्या हैं। देखिए, नेत्रदान किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यह चाक्षुष विकृति युक्त कार्निया बंधता से पीड़िता व्यक्तियों के लिए बहुमूल्य भेंट है। नेत्रदान करने के लिए नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने निकट के पंजीकृत नेत्र बैंक में प्रतिज्ञा पत्र देकर अपने नेत्र धरोहर रखने होते हैं। उसे अपनी इस प्रतिज्ञा के बारे में अपने निकट संबंधियों को भी सूचित करना होता है, जिससे उनकी मृत्यु के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नेत्रदान मृत्यु के 4 या 6 घंटे के अंदर किसी भी स्थान पर अथवा अस्पताल में किया जा सकता है। नेत्रदान व्यक्ति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी भी लिंग या स्त्री लिंग का, अर्थात स्त्री या पुरुष। नेत्रदान कौन कर सकते हैं, कौन से व्यक्ति, किसी भी लिंग का, चाहे स्त्री हो या पुरुष। नंबर 2, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, किसी भी सामान्य बीमारी वाला हो सकता है। लेकिन निम्न बीमारी युक्त व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड सी, जलमिति, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, धनुष स्तर जैसे हैजा, मस्तिष्क शोध, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये निम्न बीमारी युक्त व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। इस प्रकार आपका प्रायोजन कार्य 4 खत्म हुआ। इसके बाद आपका प्रायोजन कार्य 5 देखिए। प्रायोजन कार्य 5 में क्या दिया हुआ है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये अंतिम प्रायोजन कार्य है आपका उद्देश्य। इसमें आपका ये प्राकृतिक परिघटना, ए नंबर दिए, प्राकृतिक परिघटना पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। यहाँ पे आपको जो बिंदु दिए इनके आधार पर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। पहला बिंदु क्या दिया, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए। नंबर 2, तड़ित झंझा के समय यदि आप घर के पास खुले स्थान में हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 3, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए कि उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। फिर चौथा प्रश्न है, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि आप अपने घर में हैं तो क्या आप उपाय करेंगे, लिखिए। नंबर 5, भूकंप के समय आपके आसपास के जानवर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अब चलिए इनके उत्तर देखने। पहला इसका अभी ए के 5 प्रश्न थे, इसी प्रकार बी के भी आपके 5 प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, तड़ित चालक क्या है, इसका उपयोग है क्या, इसका क्या उपयोग है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। और पहला प्रश्न क्या था, अपने माता पिता से भूकंप द्वारा हुई जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र एकत्र कीजिए तथा अपनी फाइल में लगाइए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। इस प्रकार प्रश्न नंबर बी के 2 प्रश्न हैं, इनका आपको प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम बताते हैं। चलिए प्रस्तुतिकरण में क्या कहेंगे, प्रकृति में प्रायः विभिन्न प्रकार की विनाशकारी परिघटनाएं घटित होती हैं, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, चक्रवात, महामारी आदि। इसके अतिरिक्त अन्य 2 विनाशकारी प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं, तड़ित झंझा एवं भूकंप, जिनके संबंध में हम यहाँ विस्तृत जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं इधर इसके बारे में क्या दिया हुआ है। ए नंबर का पहला प्रश्न क्या कहा था, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं। ए नंबर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, चक्रवात, महामारी। महामारी में क्या आ जाएंगी, मलेरिया, चेचक, प्लेग, हैजा, टीबी, फ्लू, कोरोना। और इसके बाद ई नंबर, तड़ित तथा झंझावात एवं भूकंप आदि। सेकंड नंबर का प्रश्न क्या था, जब हम तड़ित झंझा के समय घर से बाहर खुले में होंगे तो हम निम्न सावधानी रखेंगे। नंबर 1, खुले में वाहनों जैसे मोटरसाइकिल आदि से दूर रहेंगे। नंबर बी, पेड़ पौधों तथा भवनों से दूर रहेंगे। नंबर सी, जमीन पर कुकड़ू सिमट कर बैठ जाएंगे। इस प्रकार की हाथ घुटनों पर तथा सिर हाथों के बीच रहे, इससे आघात के लिए लघुत्तम न्यूनतम लक्ष्य बने।
फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, जब मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ी झंझा की संभावना है और हमको उस दिन बाहर जाना है, तो हम छतरी लेकर कदापि नहीं जाएंगे, क्योंकि छतरी की डंडी धातु की बनी होती है, इसलिए डंडी उस पर आघात कर सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि हम घर में हैं तो हम निम्न उपाय करेंगे। नंबर 1, किसी मेज़ के नीचे आश्रय लेंगे तथा झटकों के रुकने तक वहीं पर बने रहेंगे। बी नंबर, ऊंची एवं भारी वस्तुओं से दूर रहेंगे जिनके गिरने की संभावना हो। सी नंबर, यदि हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो उठेंगे नहीं, बल्कि वहीं लेटे रहेंगे तथा अपने सिर को तकिए में ढक लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न, प्रायः जानवरों को भूकंप आने की पूर्वाभास हो जाता है, अर्थात पहले ही पता चल जाता है। हमारे आसपास के जानवर भूकंप आने पर रम्भाने यानी आवाज़ निकालने लगते हैं तथा इधर उधर भागने लगते हैं, वे डरे डरे से रहते हैं। इस प्रकार जो आपका प्रायोजन कार्य का ए नंबर का प्रश्न यहाँ पे 5 कंप्लीट हुए। इसका बी नंबर का प्रश्न देखिए, बी नंबर का प्रश्न क्या था, उसका पहला, अपने माता पिता से भूकंप द्वारा हुई जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछा तो ज्ञात हुआ। तो आप 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज जिले में एक भयंकर भूकंप आया था। कहाँ पे आया था? 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज जिले में एक भयंकर भूकंप आया, जिसमें जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति हुई। प्रायः सभी मकान धराशायी हो गए, बहुत बड़ी संख्या में जानवर एवं पशु पक्षी मारे गए, अपार जन संहार हुआ, बहुत लोग हताहत हुए, भुज जिला वीरान लगने लगा। 26 दिसंबर 2004 को भूकंप के कारण हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई। इससे हिंद महासागर के चारों तटवर्ती क्षेत्रों में अपार जनधन की हानि हुई। फिर अगला है 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधारा शहरों में एक बड़ा भूकंप आया। इसमें भी बहुत मात्रा में जनधन की हानि हुई। इन भूकंपों से लोगों को होने वाली क्षति के संबंध में संक्षिप्त रिपोर्ट। चूँकि भूकंप आने पर पृथ्वी कँपाने तथा थरथराने लगती है, जिसके कारण भवन, सड़क, पुल, बांध आदि नष्ट हो जाते हैं तथा संपत्ति एवं जन जीवन की अपार क्षति होती है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके आगे से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी आदि का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद आगे देखिए, चलिए क्या दिया। इसका कारण यह है कि देखिए यहाँ पे एक प्रश्न था आपका जो छूट गया कि भूकंप से खतरा वाला हो गया था, आपका बी नंबर का प्रश्न चल रहा था। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका तड़ित चालक के बारे में बता देते हैं। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बड़े बड़े भवनों और तड़ित झंझा से दुष्प्रभावों को रोका जा सकता है। भवन के निर्माण के समय बनी एक धातु की बनी एक मोटी छड़ या पत्ती, जिसकी ऊंचाई भवन की ऊंचाई से अधिक स्थापित कर दी जाती है, जिसका एक सिरा नुकीला तथा भवन से ऊपर निकला रहता है, दूसरा सिरा पृथ्वी में काफ़ी गहराई तक गाड़ दिया जाता है, जिससे तड़ित झंझा के समय वह आवेश प्रभाव को अपनी ओर खींचकर उसे धरती की गहराई तक पहुंचा देता है, क्योंकि धातु विद्युत आवेश की प्रचालक होती है। इस प्रकार यह तड़ित झंझा से होने वाले दुष्प्रभाव से भवनों की रक्षा करने में सहायक होता है। देखिए ये चित्र के माध्यम से आपको यहाँ बता दे रहे हैं, आपको ये चित्र बना हुआ है। ये तड़ित चालक हो गया, तांबे का तार हो गया और तांबे की प्लेट कहाँ पे नीचे होती है, और ये क्या हो गई, भवन हो गया। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका जो प्रायोजन कार्य कौन सा था, 5 कंप्लीट होता है। प्रायोजन कार्य 5 के साथ आपका जो प्रोजेक्ट कार्य था कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का यहाँ कंप्लीट होता है। ये थोड़ा सा बड़ा है आपका विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य, समय लगा इसे बनाने में। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का बताया गया ये अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।